नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन बहुत ही नजदीक आ चुका है और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना चुनावी मैनिफेस्टो को बनाने में जुटी हो। और इससे पहले कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को जाहिर करे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि उनके लीडर जो है वो क्या सोचते हैं देश के बारे में, उनका विजन क्या रहने वाला भारत को लेकर और हम भारतीयों को लेकर। दोस्तों, एज वी ऑल नो कि देश में फिलहाल जो है दो सबसे बड़ी फ्रंट है, एक और जहाँ पर एनडीए है और वहीं पर दूसरी ओर जो इंडिया अलायंस है। हालांकि यहाँ पर मैं इस चीज पे फोकस नहीं करने वाला हूँ कि कौन कितना ताकतवर है, बट हम यहाँ पर जो दो बड़े लीडर की जो है विजन के बारे में सोचने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनडीए में सबसे बड़ी जो दल है वो है बीजेपी और उसके सबसे बड़े नेता जो है वो है फिलहाल श्री नरेंद्र मोदी जी, और पिछले 10 साल से जो है वो प्रधानमंत्री भी। और अगर उनकी सरकार बनती है तो डेफिनेटली वो थर्ड टर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस, जो कि इंडिया अलायंस का जो है पार्टनर है और वहां पर सबसे बड़ी दल। और अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस किसी तरह सरकार बनाती है तो डेफिनेटली इसमें जो है कांग्रेस का एक अपर मार्जिन होगा और डेफिनेटली वहां पर जो है राहुल गांधी बहुत बड़े प्लेयर होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो बड़े फ्रंट के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच के विजन का कंपैरिजन करेंगे, ना कि उनकी किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स का। दोस्तों, एक बात ये समझिए, यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके सबसे बड़े नेता है श्री राहुल गांधी, और अगर बीजेपी की सबसे बड़ी नेता की बात करें तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि पिछले 10 सालों से जो है देश के प्रधानमंत्री। तो इसीलिए सबसे पहले हम श्री नरेंद्र मोदी जी से स्टार्ट करते हैं कि अगर वो थर्ड टर्म को कंटिन्यू करेंगे तो उनका विजन क्या होगा देश की। तो दोस्तों, एक बात ये समझिए कि हमारा जो देश है उसे जो सेकुलर राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ है, और इसीलिए आपने देखा होगा श्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके जाति के आधार पर टारगेट नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। और उसी तरीके से जो है मैं यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं करूंगा बल्कि राहुल गांधी की बात करूंगा। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट के ऊपर जो है टारगेट नहीं करते, बल्कि वो व्यक्ति पर जो टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जो है वो जो है मतलब एक तरह से अगर कहा जाए एक प्रधानमंत्री के अंदर जो भावना होनी चाहिए सेकुलर राष्ट्र के अंदर, वो है उनके अंदर। और हाँ दोस्तों, उनका जो डेवलपमेंटल प्लान है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं जो भारत है वो $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी बने और जल्द से जल्द बने 2027-2028 तक बन जाए, यानी कि जब उनका थर्ड टर्म होगा। इवन उनका तो ये भी प्लान है कि वर्ष 2047 तक, यानी जब हमारा देश जो है अपना 100वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक जो है भारत दुनिया में जो है एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्थापित हो जाए। साथ ही साथ हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारे देश में जो और सारे जो है कंपनीज आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी उस क्षेत्र में जो है भारत एक अच्छी और जो है मतलब प्रस्थान करे, साथ ही साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से उनके कई प्लान है। बट यस, उन्होंने रिसेंटली कहा था कि मेरा अगर जो थर्ड टर्म होगा वो जो है बड़े बड़े डिसीजन का होगा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो वो बड़े डिसीजन क्या हो सकते हैं? तो अगर नरेंद्र मोदी जी पर थर्ड टर्म को कंटिन्यू करते हैं तो उनके अंदर जो देश में कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। उनके पॉलिसी मेकिंग में जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि बहुत ही अचानक से जो चेंजेस लेकर आते हैं, बहुत ही अचानक से जो है सबको सरप्राइज कर देते हैं, वो भी सरप्राइज हम होने वाले हैं। क्योंकि एक और जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी की बहुत समय से मांग रही है और बहुत बड़ी मांग रही है कि देश में सभी नागरिकों के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन सभी के लिए एक समान सभी कानून हो, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 भी कहता है कि एक स्टेट यानी कि राज्य या फिर जो भारत सरकार जो है इस चीज को जो अप्लाई कर सकता है अपने सिटीजन्स पे, जो कि उसके जो मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर आता है। तो इस पर भी जो काम डेफिनेटली होगा ही। और साथ ही साथ सीएए और एनआरसी, जो कि बहुत ही विवादित बिल है लेकिन पास हो गया बिल। और हमने सुना है जिस तरीके से कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक जो हो सकता है कि सीएए जो है लागू भी हो गया। इवन देखिए दोस्तों, ये समझिए कि सीएए जो है ये पूरी तरीके से इसका वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुका है और कभी भी जो है ये जो है लॉन्च हो सकता है। और देखिए, सीएए जो है ना किसी से नागरिकता छीनता नहीं, बल्कि नागरिकता प्रदान करने वाली बिल है, जिसमें कि हमारे जो भारत है उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ के जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदू, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस, इनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए वो अगर भारत आए हैं तो उनको जो है सिटीजनशिप देने का जो एक कानून है, ना कि किसी से जो है सिटीजनशिप लेने का। बट यस, अगर वो थर्ड टर्म में आते हैं तो एनआरसी, जो कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, तो वहां पर जो भी भारत के सिटीजन है उनका जो ब्यौरा वहां पर लिया जाएगा।
बट यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, किसी सिटीजन से छीना नहीं जाएगा, बल्कि उनका रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा नीड है हमारे देश की। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बीजेपी की जो सरकार है वो और उनके सभी नेता जो है वो एक चीज क्लेम कर रहे हैं कि अब की बार 370 पार सिर्फ बीजेपी का, और एनडीए का बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अगर वो जो मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ आते हैं, यानी अगर बीजेपी को 370 से ज्यादा आता है और एनडीए 400 को क्रॉस कर जाता है, तो डेफिनेटली उनका जो 2/3 मेजोरिटी होगा, मतलब हमारे जो पार्लियामेंट, तो वहां पर जो वो हमारे संविधान है उसमें कई सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो 2/3 मेजोरिटी जो है रिक्वायर्ड, यानी अगर बीजेपी जो 2/3 मेजोरिटी के साथ आती है तो डेफिनेटली हमारे जो संविधान है उसमें कई सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। लाइक अगर मैं पहले बात करूं, जो एक सेकुलर राष्ट्र में जो वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा धब्बा है, जो जिसको की एक असीमित तरीके से शक्ति दे दी गई है, यहाँ तक कि वो प्राइवेट से लेकर सरकारी प्रॉपर्टीज को भी क्लेम कर देता है, कोर्ट्स को भी क्लेम कर देता है, तो उसको जो है उसकी जो पावर है उसको शायद सीमित किया जाएगा या फिर उसे जो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो उस पर होगा ही होगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और समझिए कि हमारे देश में जहाँ पर जो है हिंदू जो मंदिर होते हैं वो जो है स्टेट्स के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसको जो है डेफिनेटली जिस तरीके से मांग रही है, लंबे समय से मांग रही है कि उसको जो स्टेट के कब्जे से निकाला जाए, उस पर भी कुछ काम हो सकता है। क्योंकि हमने रिसेंटली सुना है जिस तरीके से कर्नाटका में जो हिंदू मंदिर से पैसे कलेक्ट करके जो बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर दिए जाएंगे, जब पूरा नहीं बट कुछ अमाउंट, तो उस तरीके से भी कुछ कानून आ सकता है कि वो जो है स्टेट से उसे निकाला जाए। साथ ही साथ हमने रिजर्वेशन देखा है दोस्तों, एक चीज ये भी समझिए कि रिजर्वेशन जो है एक मतलब आर्थिक रूप से जो गरीब है या फिर जो डेवलप नहीं हो पाया समय के हिसाब से, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जो कि गरीबी में जी रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक और जहां पर आईएएस आईपीएस अधिकारी भी मतलब पुस्तकों से जो है रिजर्वेशन भोग रहा है और उसके बच्चे फिर भी दलित ही कहलाए जाते हैं या फिर उनके जो मतलब गरीबी कहलाए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कानून डेफिनेटली बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों चीज ये भी समझिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर थर्ड टर्म कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो टेम्पल है तो उसका भी जो मुद्दा जो उठ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी का जो थर्ड टर्म होगा डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लास्टर होगा। ब्लास्टर इसलिए होगा क्योंकि उनके विजन के अंदर जो है देश जो है प्रगति करने वाला, दुर्गति नहीं करने वाला है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी को हम कंक्लूड करते हैं, हालांकि उनके कई सारे और विजन है जो कि हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो करेंगे डेफिनेटली। तो आगे हम बढ़ते हैं श्री राहुल गांधी। दोस्तों राहुल गांधी उनकी जो पार्टी यानी कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस का जो एक बहुत बड़ी पार्टनर यानी कि एक ड्राइविंग फोर्स ही समझिए। तो वहां पर जो उनकी जो एक पुरानी साथी जैसे कि जेडी और आरजेडी, उनके द्वारा जो बिहार में जातिगत जनगणना का जो कार्ड खेला गया था केंद्र सरकार को जो है और बीजेपी को जो है एक तरीके से प्रेशराइज करने के लिए, एक तरीके से जो है उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, वो जो है यहाँ पर राहुल गांधी जो उसे जो एक तरीके से लपक लिए। वो अभी जिस तरीके से हमने उन्हें देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओबीसी का जो देश में 50% जो उनका हिस्सा है, मतलब आबादी, साथ ही साथ SC ST का जो है 15% है, साथ ही साथ जो आदिवासी है तो रिजर्वेशन दिया जाए। कहने का तो मतलब उनको यही है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और दोस्तों एक बात ये समझिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात ही नहीं करते, वो यहाँ पर जो हिंदुओं में जो यहाँ पर जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो जाति का जो वर्गीकरण हुआ है, मतलब वहां पर जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है ना एक मतलब अच्छा बात नहीं। क्योंकि देखिए ये सभी चीजें जो थी ना ये मतलब आज से 100 साल पहले की मांग थी, अभी की मांग नहीं। अभी के समय ये है कि जिसको जितना आरक्षण मिल रहा है उसी में रिफॉर्म किया जाए। अभी यहाँ पर जो है हम सभी जानते हैं कि देश के कई सारे युवा जो मतलब काबिल होते हैं बट उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और वो जो है बाहर जाते हैं और बाहर के देशों में जो है वो योगदान देते हैं और वहां की जो कंपनी जो थी वो ग्रो करती है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट यस अगर मतलब फालतू में मतलब फालतूपना करते हुए दिया जा रहा है किसी को रिजर्वेशन, डेफिनेटली मैं उसके खिलाफ। देखिए रिजर्वेशन जरूरी है, लेकिन वो किसके लिए जरूरी है? वो है गरीबों के लिए जरूरी है, वो शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जरूरी, सबके लिए जरूरी नहीं। जातियों के हिसाब से आप जो है आज के समय पर जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो उसकी मांग नहीं, तो डेफिनेटली जो है ये उनका बहुत बड़ा जुमला है, इसे चुनावी जुमला कह सकते हो। या फिर अगर वो आते हैं, उनकी सरकार बनती है और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। There is a very big decision taken today by the Congress Working Committee. Unanimously,
the working committee has supported the idea of a caste census in the country. और जो है यहाँ पर जो जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको जो है हिस्सेदारी देंगे, यानी वो इस चीज को तो वर्गीकरण कर देते हैं कि 100% हिंदू है तो यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी उनको आरक्षण दे देंगे। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। बट वो मुस्लिम्स की बात ही नहीं करते, तब तो उसके हिसाब से ये हुआ ना जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था। कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? ये समझिए कि यहाँ पर जो है डेफिनेटली ये उनका चुनावी जुमला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है लोगों के मन में द्वेष पैदा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और अगर ऐसा होगा, अगर इस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा तो डेफिनेटली इससे देश प्रगति नहीं बल्कि दुर्गति करेगा। साथ ही साथ ये समझिए कि उन्होंने जो है रिसेंटली एमएसपी का जो है किसानों को गारंटी किया। मैं आपको यहां कह रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। डेफिनेटली देखिए एक चीज ये समझिए, अगर वो एमएसपी देते हैं डेफिनेटली किसानों का भला हो, बट यस वो ये चीज को जो है देखना पड़ेगा, इससे जो आम जो जनता है, जो बाकी के लोग जो भारतीय है, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम मैनेज कर लेंगे। अगर वो मैनेज कर पाते तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा जो घोषणा हो सकता है। लेकिन एक और जो जहां पर जो विश्लेषक जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो पॉसिबल ही नहीं है भारत में, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन को एक बहुत तरीके से हिट हो सकता है। यहाँ पर जो मतलब लोगों के जो सामान लोग हैं उनके पॉकेट पे बहुत ज्यादा जो कर्जा आ जाएगा, ये प्रॉब्लम है। खैर देखते हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो एमएसपी को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन हाँ उसके ऊपर वो जोर बहुत दे रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी सरकार बनाते हैं तो जिस तरीके से उनका जो विजन है कि यहाँ पर जो है हम जो रोजगार देंगे, अब रोजगार कितना देंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम जो है हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर है रोजगार के ऊपर, क्या वो उस तरीके से काम कर पाएंगे अगर उनकी सरकार आती। तो साथ ही साथ दूसरी चीज ये समझिए, वो जिस तरीके से यानी कि राहुल गांधी जिस तरीके से अंबानी और अडानी को जो है टारगेट करते हैं, मतलब ये किस तरीके से बात हुआ? क्योंकि देखिए आप जो है एक नेशनल लीडर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन आपकी जो पार्टी है उसके जो दूसरे राज्यों में जहां पर सरकार है वहां पर जो अंबानी और अडानी को प्रोजेक्ट दिया जाता है, बट आप क्या करते हो, आप दूसरे राज्य में जाते हो और नेशनल लेवल पर आप क्या कहते हो, अंबानी और अडानी जो है देश में जो दूसरे का पैसा ले रहे हैं, कोई अमीर बन रहे हैं, बाकी लोगों को गरीब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी समझिए अंबानी और अडानी जो है वो देश में जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए बहुत बड़े जो है प्लेयर है, एक बहुत बड़े हिस्सेदार है। साथ ही साथ देश में प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़े हिस्सेदारी वो प्ले करते हैं दूसरों को जो है जॉब्स दे रहे हैं। तो ये भी समझिए, उनको ये चीज को समझना हो। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और समझिए कि राहुल गांधी जी जो है जिस तरीके से उनका विजन उसको हम अभी जो पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि वो पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं है। बट यस उनका जो जातिगत जनगणना है, जो मतलब आबादी के हिसाब से जिस तरीके से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। बट यस ये भी समझिए एमएसपी को जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या वो उसी तरीके से एमएसपी देंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है सभी के खातों में जो है 15-15 लाख रुपए देंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तो ये चुनावी जुमला हो सकता है क्या? या फिर यहाँ पर जो भगवंत मान साहब ने पंजाब में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती तो हम जो है पंजाब के किसानों को जो है एमएसपी देंगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ सरकार होगी, किसानों का एक एक दाने का पैसा मिलेगा। अब जो है मुकर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लीडर को जो है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, हालांकि उनकी सरकार नहीं है अभी 10 सालों से, लेकिन
उनको जो है दोनों की चाहिए, दोनों जो है सभी भारतीयों को लेकर जो एक अच्छी तरीके से विजन बनाकर चले और देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर चले, ना कि सत्ता को भोगने के लिए, अपना मतलब सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए लोगों को बरगलाए, लोगों के बीच जो द्वेष पैदा करे, लोगों के बीच जो है मारकाट का जो स्थिति पैदा करे। सो दैट्स ऑल गाइस, आपको क्या लगता है किसका विजन जो है सबसे बेहतर है? प्लीज इसे कमेंट में बताइए। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी।